हेलो पीपल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेटर मुगल्स को पढ़ लिया था और इस वीडियो में आज हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ेंगे। एड यूरोप कंपनियों का भारत के अंदर जब आगमन हुआ था वो पढ़ते हैं अपन लोग इस वीडियो में। तो हम लोग डाउनफॉल ऑफ मुगल्स कंप्लीट कर लिया था। डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर या फिर लेटर मुगल अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो यूरोप ऐसा था कि यूरोप से इंडिया आने के पहले दो परंपरागत मार्ग थे, और वो दो परंपरागत मार्ग कौन से थे? देखिए, एक बाय रोड था और एक बाय सी रूट था। तो मैं आपको ज़रा मैप से दिखाता हूँ, रुकिएगा। इफ़ यू कुड सी, देखिए यहाँ से ये अपना यूरोप होता है, ये अपना एशिया है। तो हम लोगों को किसके मार्ग देखने हैं? भारत तक के मार्ग देखने हैं, यूरोप से इंडिया तक का मार्ग देखना है, कि तभी तो यूरोपियंस आएंगे इंडिया के अंदर। बेसिकली एक मार्ग था ये वाला, टर्की 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 ईरान, टर्की, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के बाद इंडिया आ जाते थे। ये था कुछ। टर्की, पेंसिल से बनाता हूँ यार, ये लीजिए। टर्की, ईरान, टर्की, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद इंडिया। आपको पता है अफ़गानिस्तान का भी तो बॉर्डर इंडिया से लगता है ना। तो ये था पहले उसका। और एक ये लैंड रूट हो गया या फिर बाय रोड हो गया, और एक था सी रूट। यूरोपियंस का सी रूट में आने के लिए एक था मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी के बाद रेड सी, रेड सी के बाद यहाँ पर आता है अपना पर्शियन गल्फ, और पर्शियन गल्फ के बाद ये आ जाता है अपना अरेबियन सी। तो ये सी रूट था किसके लिए? यूरोपियन कंपनीज़ के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले यूरोप कंपनियां इस वक्त आई हैं, इससे इससे पहले कोई ट्रेड नहीं हो रहा था, इसका मतलब ऐसा नहीं है। इससे पहले ट्रेड हो रहा था। इससे पहले भी इंडियन स्पाइसेस की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी इसके इस तरफ जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी। लेकिन उस वक्त तक ये था कि इतने ज़्यादा अमाउंट में ट्रेड नहीं हो रहा था। जैसे कि पोर्टुगीज़ भी आ रहे हैं, और फिर डच भी आ रहे हैं, डेन्स भी आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी आ रहे हैं, फ्रेंच भी आ रहे हैं। ये लोग तो इतने ज़्यादा कंसंट्रेटेड थे ट्रेड को लेके कि ये सब लोग, इन्हें मतलब नहीं था कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि वो हो रहा है। हम लोगों को सिर्फ इससे मतलब है कि हम ट्रेड कर रहे हैं और दबा के ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ इन लोगों का ये मेन मोटिव था। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले अरेबियन लोग थे। जो अरेबियन लोग थे, अरेबियन लोग पहले से ट्रेड कर रहे थे। और अरेबियन लोग क्या किया करते थे? अरेबियन लोगों, देखिए, ओटोमन एम्पायर हुआ करता था, ठीक है। ओटोमन एम्पायर, तो टर्की से ही देखिए ये जुड़ता है यूरोप। तो ओटोमन एम्पायर ने क्या करा? ओटोमन एम्पायर के वक्त पे ही अरेबियन लोग जो होते थे वो इंडिया से जितने भी स्पाइसेस वगैरह, या फिर ईस्टर्न नेशन से जितने भी, ईस्टर्न नेशन देखिए ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है, तो ईस्टर्न नेशन से जितना भी वो यहाँ से ट्रेड करते थे और यूरोप में जाके भारी मात्रा में बेचते थे और बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइसेस में बेचते थे। तो क्या हुआ कि अब एक बार ओटोमन एम्पायर ने बंद कर दिया अपने उसमें से, लैंड रूट में यहीं से तो जाते हैं सब कुछ। ओटोमन एम्पायर ने ये सब कुछ बंद कर दिया। ओटोमन एम्पायर ने कहा कि भाई अब मैं यहाँ से किसी को भी, ओटोमन एम्पायर की उस वक्त डायनेस्टी चल रही थी, ओटोमन एम्पायर कहते हैं उसे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको रुक जाएगा। देखिए, मैंने आपको वो रास्ता बता दिया। बाय रोड कौन सा था? जिन्हें बाल्कन रीजन के थ्रू निकलना पड़ता था। बाल्कन रीजन वही वाले स्टेट्स होते हैं, ठीक है। टर्की, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के थ्रू आता था ये वाला रास्ता। और दर्रा, देखिए इन सबको, अब इसके बीच में पहाड़ वगैरह भी होते थे, तो इन सबको क्रॉस करने के लिए दर्रे बनाए। दर्रे जो होते हैं वो नेचुरल रूट्स होते हैं। जो माउंटेन्स होते हैं उन माउंटेन्स को क्रॉस करने के लिए दर्रे होते हैं, यानी नेचुरल नेचुरल रूट्स होते हैं, उन्हें अपने लोग कहते हैं दर्रा। तो खैबर दर्रा, खुर्रम दर्रा और बोलन पास
और गोमल पास, या फिर केरम पास, कुर्रम पास, बुलन पास और गोमल पास, इन सब पासेस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ दीज पासेस यूरोपियंस यूज्ड टू कम फॉर ट्रेडिंग पर्पज इन इंडिया। ठीक है, ये दो परंपरागत मार्ग थे, एक रोड के थ्रू और एक सी रूट के थ्रू। तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि ट्रेडिंग पहले से भी होती थी। तो अब देखिए सी रूट था, सी रूट मैंने आपको बता दिया है, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, गल्फ ऑफ पर्शिया और अरेबियन सी के थ्रू होता था सी रूट। अगर सी रूट की बात करें तो एक ये भी मार्ग था आने का। लेकिन 1453 के अंदर अस्मानी साम्राज्य या फिर ओटोमन एम्पायर में सुल्तानों ने कुस्तुनिया के ऊपर अधिकार कर लिया। देखिए कुस्तुनिया एक गेटवे समझ लीजिए, किसके लिए गेटवे था, इस रास्ते के लिए। मतलब अगर उन्हें आना है तो कुस्तुनिया के थ्रू आना पड़ेगा। अब पर कुस्तुनिया के ऊपर तो उन्होंने कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था ओटोमन एम्पायर ने। अब ओटो एम्पायर ने कहा भाई मैं नहीं निकलने दूंगा किसी को भी यहाँ से, और उन्होंने बंद कर दिया। तो जब उन्होंने बंद कर दिया कुस्तुनिया को, और उससे फिर अपने दोनों के दोनों रूट्स क्या कहते हैं बंद हो गए, बाय रोड वाले और बाय सी रूट वाले। अब इसके बाद क्या होता था कि सिर्फ जो अरेबियंस थे सिर्फ वही उसके अंदर से निकलते थे, अरेबियंस को ही सिर्फ ट्रेड करने का परमिशन था। तो अब जब अरेबियन इंडिया वगैरह से पूरा ट्रेड करने के बाद वहाँ जाते थे और यूरोप के अंदर 10 गुना या फिर 20 गुना ज़्यादा मुनाफे पे बेचते थे वो सब कुछ सामान। अब वो यूरोपियन पीपल को काफ़ी ज़्यादा महंगा लगता था, या फिर काफ़ी ज़्यादा उन्हें नुकसान होता था इसके लिए, पर उनके पास कोई और अल्टरनेटिव भी नहीं था। तो उसके लिए क्या होता है कि अब उसके अंदर पीपल जितने भी वहाँ के लोग होते हैं, अब वो वहाँ से सोचते हैं कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और अपने लोगों को अपनी ट्रेडिंग यूनिट सेटअप करनी पड़ेगी। तो उसी ट्रेडिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए अब काफ़ी सारी यूरोपियन नेशंस वगैरह ट्रेड करने के लिए अलग अलग सी रूट्स के लिए ढूंढते हैं, क्योंकि उस वक्त तक देखिए ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था। अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे प्रॉपर नेविगेशन वगैरह होता हो कि अब भाई ये वाला रास्ता बंद कर दिया तो चलो केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते से अफ्रीका को घूमते घामते इस तरफ से चले जाएंगे। पर उस वक्त तो ये सब था नहीं, तो फिर उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए और देखा कि कैसे कैसे रास्ते से पहुंचा जा सकता है। तो सबसे पहले 1487 के अंदर जो व्यक्ति ने रास्ता ढूंढा था, देखिए एक होता है कि जो पहुंचा था और एक होता है जिसने प्रयास किया था और काफ़ी हद तक पहुंच गया था इंडिया के अंदर। कहा था इंडिया में पहुंचा नहीं था, हालांकि बताता हूँ। 1487 के अंदर एक व्यक्ति था बार्थोलोमियो डियाज, एक यही बार्थोलोमियो डियाज, इसका ये ढूंढ तो हालांकि इंडिया ही रहा था, लेकिन घूमते 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 वो केप ऑफ गुड होप पर पहुंच गया। देखिए साउथ अफ्रीका के अंदर ही पड़ता है ये केप ऑफ गुड होप, और ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है किसका, देखिए अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, और उस साउथ अफ्रीका के अंदर ही पड़ता है ये केप ऑफ गुड होप। अब इस केप ऑफ गुड होप के बाद मैं पहुंचा और इसी ने इसे नाम दिया था केप ऑफ गुड होप। और केप ऑफ गुड होप क्या है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीका का, ठीक है। और इसे आशा अंतरीप कहा जाता है, हिंदी में केप ऑफ गुड होप को आशा अंतरीप कहा जाता है। 1494 के अंदर कोलंबस, अमेरिका से एक व्यक्ति, वो एक कोलंबस नाम का एक व्यक्ति आता है पोर्टुगीज से ही, पोर्टुगल से ही, ये भी एक पोर्टुगीज ही था। 1494 के अंदर वह आ तो रहा होता यही इंडिया वगैरह या फिर वेस्ट इंडीज़ के नेशन, ईस्ट इंडीज़ नेशंस को ढूंढने के लिए, लेकिन ये इसके रास्ता भटक जाता है, और रास्ता भटक जाने के कारण यह किसकी खोज कर देता है, अमेरिका की और वेस्ट इंडीज़ की। देखिए इस तरफ ईस्ट वेस्ट हो जाता है और इस तरफ ईस्ट हो जाता है, ठीक। तो इस तरफ उसे आना था इंडिया वगैरह को ढूंढने के लिए, लेकिन वो डायरेक्शन भटक गया, तो फिर वह चला गया अमेरिका यूएसए की तरफ, वेस्ट इंडीज़ की तरफ। वहाँ पे जाके वह, तो इसीलिए कहते हैं कि कोलंबस ने किसकी खोज करी, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की खोज करी थी। और 1498 के अंदर एक व्यक्ति वास्को डिगामा, जिसे हम जानते, सभी लोग जानते हैं, यह व्यक्ति 1498 के अंदर फाइनली आ गया। इसने एक सी रूट को ढूंढ लिया था जो कि किसके लिए था, इंडिया के लिए था। और देखिए जो 5 यूरोपियन कंट्रीज़ आई थी, 5 यूरोपियन कंट्रीज़ आए थे इंडिया के अंदर विद द मोटिव ऑफ ट्रेडिंग, और इनका जो सीक्वेंस रहा है वो रहा है, सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए थे, पोर्टुगीज़ के बाद डच आए थे, डच के बाद ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स के बाद डेन्स आए थे, डेन्स के बाद फ्रेंच पीपल आए थे, ठीक है। देखिए पोर्टुगीज़ जो है, पुर्तगाली जो हैं, वो 1498 से 1961 तक इन्होंने अपना
ट्रेड किया है इंडिया के अंदर। 1961 काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब काफ़ी दिनों तक इन लोगों ने, सबसे पहले आने वाले भी पोर्टुगीज़ थे और सबसे बाद में जाने वाले भी पोर्टुगीज़ थे। तो पोर्टुगीज़ ने क्या करा, देखिए 1961 के अंदर गोवा, दमन और दीव के ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें वहाँ से भगाया था 1961 के अंदर, और गोवा, दमन, दीव पर अपना अधिकार किया था। तब इन लोगों ने त्यागा था पोर्टुगीज़ ने। ठीक है, 1961 की बात है ये। अब देखिए, मैंने आपको बोला 1498 के अंदर वास्को डिगामा आया था। तभी जब वास्को डिगामा आया था 1498 के अंदर, इंडिया में तो आ गया, फिर उसके बाद ये इंडिया तक मतलब आ गया था। पर उसके बाद इसकी मदद करी थी किसने? अब्दुल मनीद ने। अब्दुल मनीद नाम का एक गुजराती व्यक्ति था, उसने 90 दिन की यात्रा करके इसे कहाँ पहुँचाया था? कैलीकट केरला के अंदर पहुँचाया था। ठीक है, अब्दुल मनीद ने कैलीकट केरला के अंदर इसे पहुँचाया था 90 दिन की यात्रा करने के बाद। और ये कहाँ पर आया था? कपकाडू बंदरगाह। कपकाडू बंदरगाह पे वास्को डिगामा आया था। और जिस शिप से ये आया था, ये कहाँ पर था? ये इसके शिप का नाम था साओ गैब्रियल। साओ गैब्रियल वॉज द नेम ऑफ ए शिप बाय विच ही हैज़ कम टू इंडिया। और फिर क्या था कि जब वह आया तो उसका एक लोकल रूलर था जेमुरिन नाम के रूलर ने इसका स्वागत करा। हालांकि उस वक्त भी अरेबियंस का ट्रेड आराम से चल रहा था इंडिया के साथ, तो अरेबियंस नहीं चाहते थे कि हमारी मोनोपोली को कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब करे या फिर कोई और व्यक्ति यहाँ से ट्रेड करे, क्योंकि वैल्यू उन्हें कम करनी पड़ेगी ना फिर उसके बाद, और कंपटीशन अराइज होगा बेफालतू में। तो इसलिए वो चाहते नहीं थे कि वास्को डी गामा यहाँ पर आए। उन्होंने जेमुरिन से कहा कि भाई देखो, तुम या तो इसे मरवा दो या तो तुम इससे कह दो वहीं से लौट जाए जहाँ से आया है, इसे यहाँ पे एंटरटेन मत करना। पर जेमुरिन तो भाई महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसे खुद से मतलब था, तो उसने कहा नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये आया था, इसने जेमुरिन वगैरह को अच्छे खासे गिफ्ट दिए थे, और इसीलिए जेमुरिन वॉज वो वास्को डी गामा वॉज वेलकम्ड बाय लोकल रूलर नेम्ड जेमुरिन। और 1498 के अंदर देखिए सबसे पहले तो वो क्या कहते हैं, वास्को डी गामा 1498 के अंदर आया। फिर ये वास्को डी गामा 1498 में पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था, और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोर्टुगीज किंग डॉन हेनरिक। उस वक्त तक जो किंग थे पोर्टुगल के, वो कौन थे? डॉन हेनरिक थे, जिन्हें क्या भी कहा जाता है? हेनरिक द नेविगेटर भी कहा जाता है। तो ये आए थे 1498 के अंदर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोर्टुगल किंग डॉन हेनरिक के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए थे। कौन? वास्को डिगामा। और 1499 के अंदर वास्को डिगामा रिटर्न। 1498 में आए, उसी के एक साल बाद वो चले गए थे। और उन्होंने जब जाके अपना ब्लैक पेपर वगैरह बेचा, काली मिर्च वगैरह बेची, तो उन्हें पूरा मतलब अपना खर्चा वगैरह सब कुछ निकालने के बाद भी उन्हें 60 गुना मुनाफा हुआ। तो जिसे देखकर मतलब वो बिल्कुल इतना चौंक गए थे। वो कहते थे कि जहाँ कहाँ पे ये अरेबियन पीपल हम लोगों को इतना ज़्यादा महंगा स्पाइसेस देते थे, और अब देखो इसमें 60 गुना मुनाफा हो गया मेरे को। तो इसका मतलब सच्ची में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रेड किया करते थे अरेबियंस उस वक्त। तो अब क्योंकि उन लोगों के पास अल्टरनेटिव आ गया था यूरोपियन नेशंस के पास, तो अब सारी यूरोपियन नेशंस वगैरह, अब जब ये बात पता चलती है बाकी बाकी कंट्रीज़ की, यूरोपिया की, तो वो सब भी लग जाते हैं किसके लिए? ट्रेडिंग के लिए, कि भाई इंडिया से ट्रेड करेंगे। इंडोनेशिया, जितने भी ईस्ट वाले नेशंस हैं जो काफ़ी रिच हैं स्पाइसेस वगैरह के लिए या ट्रेडिंग पर्पज़ के हिसाब से, अब वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे अपना स्पाइसेस वगैरह और उनका ट्रेड किया करेंगे। तो अब जब 60 गुना मुनाफा हो गया, तो उसी के बाद ये सब कुछ ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट होती है। अब देखिए, जो प्रथम पोर्टुगीज़ मैं आपको बोल ही चुका हूँ, वास्को डिगामा आए थे। और जो सेकंड पोर्टुगीज़ थे वो 1500 के अंदर पेड्रो एल्बरेज कैब्रियल आए थे। पेड्रो एल्बरेज कैब्रियल आए थे। तो क्या था, ये भी एक पोर्टुगीज़ ही थे। अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये दोनों एक दूसरे को जानते थे या कुछ था। पेड्रो एल्बरेज कैब्रियल अपनी एक टुकड़ी वगैरह लेकर आए थे। वो जैसे वास्को डी गामा तो ऐसे ही मुंह उठा के आ गया था, उसे तो सिर्फ रास्ता ढूंढना था। जब उसने रास्ता ढूंढ लिया, अगली बार वो आएगा अपने साथ लोग लगा लेके कि भाई मैं यहाँ पे काम करवाऊँगा, ये करवाऊँगा, ट्रेडिंग यूनिट सेट करूँगा वो। पर इसे पता चल गया था कि भाई वास्को डी गामा तो रास्ता ढूंढ लिया है। तो अब वो उसी रास्ते पे चलते 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 पेड्रो एल्बरेज कैब्रल आया और उसने अटैक कर दिया। क्योंकि देखिए, सबसे मेन बात
अरेबियंस वगैरह हुआ करते थे और अरेबियन से इन लोगों की लड़ाई रहती थी। तो पेड्रो एल्बरेज कैब्राल ने क्या करा, अरेबियंस के ऊपर हमला कर दिया और कोचिन और कैनानोर को अपने अंडर यानी अक्वायर कर लिया, इन्वेड कर दिया और कॉन्कर कर लिया। एंड ही अटैक्ड अरेबियंस एंड कॉन्कर्ड कोचिन एंड कैनानोर। और कोचिन एंड कैनानोर काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे। तो पेड्रो एल्बरेज कैब्राल के बारे में हमने पढ़ चुका है, ये सेकंड पोर्टुगीज था, ठीक है। और 1502 के अंदर वास्को डी गामा अराइव्ड अगेन। अब देखिए शेर के मुंह में मांस तो लग ही चुका है, अब तो लौट के आना ही था। अब 1498 में आया और 1502 के अंदर आया वास्को डी गामा। और इन 1503 पोर्टुगीज एस्टेब्लिश्ड देयर प्रथम फैक्ट्री इन कोचिन और केरला। जो पेड्रो एल्बरेज कैब्राल ने कोचिन और कैनानोर को कॉन्कर किया था अरेबियंस पर अटैक करके, उसी के ऊपर यानी कोचिन के ऊपर ही 1500 के अंदर, उसी के 3 साल बाद ही कोचिन के अंदर, केरला के अंदर उन्होंने प्रथम फैक्ट्री सेटअप कर दी थी पोर्टुगीज ने। तो सब आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ पोर्टुगीज वाज सेटअप एट व्हाट प्लेस इन इंडिया, तो कहाँ पे थी, कोचिन में, ठीक है। और जो सेकंड फैक्ट्री थी 1505 के अंदर कैनानोर, यानी जो इसने करा था, जो पेड्रो एल्बरेज कैब्रियल ने जो जगह कॉन्कर करी थी कोचिन और कैनानोर, उन्हीं के ऊपर फिर 1503 के अंदर और 1505 के अंदर कैनानोर के अंदर फैक्ट्री सेटअप कर दी गई थी। अब 1505 के बाद 1509 के अंदर अब देखिए गवर्नर से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी सेटअप हो चुकी है और पोर्टुगीज़ कंपनी आ चुकी है बढ़िया तरीके से। तो अब उन सब लोगों का एक गवर्न करने के लिए यूनिट चाहिए या फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होने के लिए वहाँ पे आते हैं गवर्नर्स वगैरह। तो जो प्रथम गवर्नर रहा है पोर्टुगीज़ का, वो 1505 से 1509, इसने 4 साल रूल किया या फिर 4 साल का इसका सर्विंग पीरियड रहा है, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ही अटैक्ड अरेबियंस एंड कॉन्कर्ड देयर ट्रेड। इसने भी अरेबियंस के ऊपर हमला किया और कॉन्कर कर लिया था उनके ट्रेड पर। अब देखिए पोर्टुगीज़ वगैरह ने ही क्या करा है, देखिए वास्को डी गामा हो गया, बार्थोलोम्यू डियाज हो गया और पेड्रो एल्बरेज कैब्रियल हो गया। तो ये सब लोग आए किसकी मदद से, क्योंकि यूरोप के अंदर रेनेसेंस आया था, जिस वजह से शिप बिल्डिंग वगैरह की टेक्निक और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होने लगे थे, जिस वजह से ये सब लोग इतने एडवांस हो गए थे और इन्होंने धीरे धीरे खुद को इतना एडवांस कर लिया था नेवी वगैरह के पर्सपेक्टिव में। इवन स्पेशली पोर्टुगीज़ को तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस माना गया है बाकी ट्रेडिंग कंपनीज, ट्रेडिंग यूनिट्स के कंपैरिजन में, कि इन लोगों के पास हद से ज़्यादा एडवांस शिप बिल्डिंग टेक्निक थी और शिप भी इनके काफ़ी अच्छे थे, नेविगेशन प्रॉपर तरीके से करते थे। और इसी का फ़ायदा उठा के देखिएगा पोर्टुगीज़ आगे कितने बढ़िया तरीके से ट्रेड करते हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आता है, उसने अरेबियंस के ऊपर अटैक किया और उसने बचे हुए जो उनका ट्रेड था उसके ऊपर कॉन्कर कर लिया था। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी के द्वारा उसने कहा है ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब उसका सीधी बात ये थी कि वाटर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी हम लोगों को बनानी है पोर्टुगीज़ को। अगर हम लोगों को ट्रेड अच्छा तरीका, अगर हमें अपना ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छा करना है तो हमें सबसे पहले अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी वाटर के अंदर, तो इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है इसे। 1509 के अंदर ही डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ गुजरात, टर्की और इजिप्ट। अब देखिए उनकी आर्मी इतनी ज़्यादा पोटेंट थी कि इसने कंबाइंड आर्मी गुजरात की, टर्की की और इजिप्ट की, पोर्टुगीज़ एम्पायर की, मतलब इजिप्ट की, टर्की की और गुजरात की, इन सब की कंबाइंड आर्मी को हरा दिया था 1509 के अंदर। तो उसी के बाद पोर्टुगीज एम्पायर को यानी पुर्तगाली साम्राज्य को क्या कहा जाने लगा, एस्तादो दी इंडिया कहा जाने लगा। और पुर्तगालियों को क्या कहा जाने लगा, सागर का स्वामी कहा जाने लगा, गॉड ऑफ सी, ठीक है। अब 1509 से 1515 तक यानी 6 साल का फ्रांसिस्को दी अल्मेडा पहले गवर्नर है। द्वितीय गवर्नर जो रहे हैं वो रहे हैं अल्फांसो दी एल्बुकर्क। और इसी व्यक्ति को असल संस्थापक माना जाता है या फिर वास्तविक संस्थापक माना जाता है पोर्टुगल एम्पायर का भारत के अंदर। देखिए ही इज़ कंसिडर्ड एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। इन 1509 ही मेड कोचिन द कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। 1509 के अंदर उसने
इन्हें पोर्टुगीज़ की जो कैपिटल बनाई वो कौन सी बनाई, कोचिन, जो किसके द्वारा अक्वायर करी गई थी, पेड्रो एल्वारेज कैब्रियल के द्वारा। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा कि पेड्रो एल्वारेज कैब्रियल ने क्या क्या किन किन जगह को कॉन्कर किया था। कोचिन कैनलोर को 1503 के अंदर कोचिन को अंदर फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप कर दी गई थी। 1505 के अंदर कैनलोर के अंदर सेटअप कर दी गई थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेना ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ठीक है, और पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहा जाने लगा था उसी के बाद। जब अब 1509 से 1515 तक मैंने आपको बोली थी ये हुआ और कैपिटल बन चुकी है कोचिन। और 1510 के अंदर एल्बुकर्क अटैक्ड अलाद शाही सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड अक्वायर्ड गोवा फ्रॉम हिम। उस वक्त जो गोवा में शासनकाल कर रहा था वो कौन कर रहा था, अलाद शाही सुल्तान। अलाद शाही सुल्तान इस वक्त गोवा पे शासन कर रहा था। तो एल्बुकर्क ने अलाद शाही सुल्तान के ऊपर हमला करके उससे गोवा छीन लिया था, कॉन्कर कर लिया था गोवा। और 1515 के अंदर और इसी गोवा को आगे नीनो दी कुन्हा ने कैपिटल बना दिया था आगे। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम लोग। इन 1511 ही कॉन्कर्ड मलक्का, इसने मलक्का को भी कॉन्कर कर लिया था। और 1515 के अंदर होमुज पोर्ट के ऊपर भी इसने अपना अधिकार कर लिया था। किसने, अल्फांसो दी एल्बुकर्क। इसीलिए इसे असली संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इसने मेजर पोर्ट्स वगैरह पर कब्जा कर लिया था, अपने पोर्टुगल एम्पायर को बढ़ाया था यहाँ यहीं पे इंडिया के अंदर, ट्रेड को बढ़ाया था और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से स्थापना करी थी किसकी, पोर्टुगल एम्पायर की। ही ऑल्सो प्रोहिबिटेड सती प्रथा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पोर्टुगीज़ में से किसने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था या रोका था, किसने, अल्फांसो दी एल्बुकर्क ने। और 1515 के अंदर ही डाइड इन इंडिया, और 1515 के अंदर उसकी भारत के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। अब देखिए तीसरी टाइम आया वास्को डी गामा। देखिए टोटल आपसे पूछे कितनी बार आया है वास्को डी गामा, तो टोटल 3 बार आया है और वास्को डी गामा भारत के अंदर। ठीक है, और ये इस बार क्या बनकर आया था, वाइसरॉय बनकर आया था, पोर्टुगीज़ का वाइसरॉय बन के आया था। अब 5 सितंबर 1524 के अंदर वह आया भारत के अंदर और कुछ ही महीने रहने के बाद 4 सितंबर में आया था, दिसंबर में 1524 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, भारत के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ले हालांकि उसकी ग्रेव कहाँ पर है, लिस्बन पोर्टुगल के अंदर, पोर्टुगल के अंदर लिस्बन जो कि कैपिटल है उसकी, तो वहाँ पर इसकी वो है ग्रेव है। 1529 से 1538 तक नीनो दी कुन्हा जो है हमारा 3rd गवर्नर रहता है। प्रथम गवर्नर हमारा कौन रहा था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 2nd गवर्नर हमारा रहा अल्फांसो दी एल्बुकर्क। अब तीसरा जो गवर्नर हमारा रहा है वो नीनो दी कुन्हा रहता है। ठीक है, और ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। मैंने आपको बोला था उस वक्त जब हम लोग एल्बुकर्क पढ़ रहे थे, एल्बुकर्क ने जब अलाद शाही सुल्तान से जब बीजापुर और गोवा ले लिया था तो उसी को गोवा के कैपिटल बना दिया था, कोचिन से शिफ्ट करके गोवा कैपिटल बना दी थी, किसके द्वारा, नीनो दी कुन्हा के द्वारा। और 1534 के अंदर अक्वायर्ड बेसिन के ऊपर उसने अधिकार कर लिया था। और 1535 के अंदर दीव यानी दमन एंड दीव वाला जो रीजन है उसके ऊपर उसने अधिकार कर लिया था नीनो दी कुन्हा ने। और 1538 के अंदर जो एक गवर्नर का और नाम याद कर लीजिए, चौथे गवर्नर का, जिसका नाम था गार्सियो डी नोरोना कौन था, चौथा गवर्नर रहा है। नीनो दी कुन्हा के बाद गार्सियो डी नोरोना रहा है रूलर। पोर्टुगीज अप्लाइड कार्टेज आर्मेडा कैफाइल सिस्टम। कार्टेज, ये अब मैं आपको बोल रहा था ना कि सबसे ज़्यादा एडवांस शिप बिल्डिंग टेक्निक्स वगैरह थी पोर्टुगीज़ के पास, तो जिसका इन्होंने फ़ायदा उठाया ट्रेड करने के लिए किसके अंदर, और इन्होंने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करा था जिसका था कार्टेज आर्मेडा कैफाइल सिस्टम। ये बेसिकली जो कार्टेज आर्मेडा था ये एक टाइप का परमिट हुआ करता था। कार्टेज आर्मेडा वॉज अ टाइप ऑफ परमिट विच वॉज नेसेसरी टू बी टेकन बाय एनी ट्रेडिंग यूनिट इफ दैट यूनिट वांट्स टू ट्रेड थ्रू सी। अब देखिए ऐसा होता था कि अरेबिया सी के अंदर अगर किसी को अपने जहाज़ चलाने तो फिर भाई कार्टेज आर्मेडा नाम का ये परमिट व्यक्ति को लेना ही पड़ता था। अगर ये नहीं लेगा तो वहाँ पर देखिए पोर्टुगीज़ से काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल थे ही, काफ़ी ज़्यादा उनके पास शिप बिल्डिंग वगैरह की टेक्निक थी, वो तो उसके ऊपर राज करते ही थे। तो वो कहते थे कि हम ही आपको उड़ा देंगे, कोई उड़ाया ना उड़ाए, हम आपका शिप उड़ा देंगे अगर आपके पास वो नहीं है।
तो ऐसा हिसाब था। कार्टेज हर्मिडा नाम का आपको वो लेना ही पड़ता था। और फिर आता है कैफाइल सिस्टम। अभी कैफाइल सिस्टम क्या है, अब आपने ये तो ले ही लिया है, परमिट तो आपने ले ही लिया है, अब भाई कैफाइल सिस्टम में जो पोर्टुगीज थे वो एज अ डिफेंस प्रोवाइड करते थे उस व्यक्ति को या फिर उस यूनिट को जिसने ये ट्रेडिंग परमिट ले रखा है। अब उस परमिट के साथ ये सारे एक कैफाइल सिस्टम यानी एक डिफेंस सिस्टम चलता था पोर्टुगीज़ का, उनका एक शिप चलता था। तो उसके हिसाब से जो शिप चलता था वो किसके लिए चलता था, ताकि कोई लूट पाट ना हो जाए, जो जिन्होंने परमिट ले रखा है इनके ऊपर कोई लूट पाट ना हो जाए, इन्हें डिफेंस प्रोवाइड कराने के लिए। कोई दूसरी ट्रेडिंग कंपनी के उसके बीच में लड़ाई हो गई तो उसके अंदर सपोर्ट करते थे पोर्टुगीज़। तो ये सब कुछ क्यों करते थे, क्योंकि भाई वो स्वामी थे उसके, समुद्र के स्वामी थे, उनके पास सच्ची में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल था कि वो शिप बिल्डिंग वगैरह में सबसे ज़्यादा महारत हासिल कर रखे। तो इसलिए तो ये कार्टेज अरमेडा और कैफाइल सिस्टम, हालांकि मुग़ल एम्पायर के राजा तक को ये लेना पड़ा था कार्टेज अरमेडा परमिट। जब उसने ट्रेड, थोड़ा भाई ट्रेड तो होता ही था ना, तो उस ट्रेड को चलाने के लिए कार्टेज अरमेडा तक की परमिशन लेनी पड़ी थी, किससे, पोर्टुगीज से। अब देखिए इन्होंने क्या क्या योगदान किए हैं। कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल अमेरिका के अंदर, सेंट्रल अमेरिका से लेके आए पटेटो। तो सबसे आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले पटेटो कहाँ से आया था, सेंट्रल अमेरिका से आया था, पोर्टुगीज़ लेके आए थे। इन्होंने, इनके आने से क्या फ़र्क पड़ा है, क्या योगदान मिला है हमें। इन्होंने टोबैको लेके आए थे, ग्राउंडनट लेके आए थे, पपाया लेके आए थे, गुआवा लेके आए थे और रेड चिली लेके आए थे। ये सारी चीज़ें कहाँ से लेके आए, सेंट्रल अमेरिका से पोर्टुगीज़ लेके आए थे। शिप बिल्डिंग टेक्निक लेके आए थे। दे स्टार्टेड द ट्रेड बिटवीन इंडिया और जापान। इन्होंने, पोर्टुगीज़ ने ही इंडिया और जापान के बीच में ट्रेड स्टार्ट करा था। और कैथोलिक डिज़ाइन या फिर कैथोलिक मॉडल चर्च का, देखिए चर्च बनाने का एक स्पेसिफिक मॉडल होता है, तो उस मॉडल को इंट्रोड्यूस करा था, कैथोलिक डिज़ाइन या कैथोलिक मॉडल को इंट्रोड्यूस करा था पोर्टुगीज़ ने। और इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग मशीन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है और ये है, और ये कैथोलिक शिप बिल्डिंग सभी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आखिर ये। तो इम्पोर्टेंट वो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस का आगमन भी या फिर इंट्रोडक्शन भी इन्होंने ही कराया था। किसने, पोर्टुगीज़ ने। जो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस थी वो कहाँ पर लगाई गई थी, कहाँ पर स्थापित की गई थी, गोवा के अंदर स्थापित की थी। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन गोवा। अब आते हैं डच या फिर हॉलैंड या फिर नीदरलैंड। ये नीदरलैंड को ही कहा जाता है, डच कहा जाता है, और हॉलैंड को भी डच कहा जाता है, ठीक है। 1596 से करीब 1759 तक इन्होंने ये रहे थे भारत में ट्रेडिंग यूनिट की तरह। और इन 1596 कार्नेलियस हाउंटमैन वॉज फर्स्ट डच हु अराइव्ड इन इंडिया। कार्नेलियस हाउंटमैन प्रथम डच था जो कि भारत के अंदर आया था 1596 के अंदर, ठीक। इन 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड। 1602 के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई थी। 1596 में आए और 1602 के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, ठीक। दिस कंपनी गॉट द ट्रेडिंग राइट फॉर 21 ईयर्स फ्रॉम द डच पार्लियामेंट। देखिए उससे पहले डच के बाद आए थे अपने ब्रिटिशर्स। हालांकि ब्रिटिशर्स बाद में आए हैं पर उन्होंने अपनी कंपनी पहले सेटअप कर ली थी, तो इनकी कंपनी बाद में सेटअप हुई है। ये पहले ही गए थे, ये घूम घाम रहे हों, इनने तो ध्यान नहीं दिया अपने काम पे। तो सीधी बात कि ब्रिटिशर्स आए इनके बाद में, लेकिन इनसे पहले कंपनी सेटअप कर ली थी। लेकिन आए तो सबसे ब्रिटिशर से पहले डचेस थे, तो इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हम लोग डच को पहले पढ़ते हैं। इन 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड। दिस कंपनी गॉट द ट्रेडिंग राइट फॉर 21 ईयर्स फ्रॉम द डच पार्लियामेंट। डच पार्लियामेंट के थ्रू 21 साल की मोनोपोली मिली थी या फिर ट्रेडिंग राइट मिला था, किसके, इसी को, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। दैट कंपनी वॉज रन बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच कंटेन 17 मेंबर्स। और जो ये कंपनी थी, ये कंपनी 17 एक बोर्ड था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था, जिसके अंदर 17 मेंबर्स थे, उसके द्वारा से एडमिनिस्टर किया जाता था, रन किया जाता था। इन 1605 डचेज एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मुसलीपट्टनम। 1605 के अंदर डचेज ने मुसलीपट्टनम के अंदर अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करी थी। और 1605 के अंदर डचेज ने अटैक करा था किसके ऊपर, पोर्टुगीज़ के ऊपर। एंड दे कॉन्कर्ड इंडोनेशिया फ्रॉम देम। इंडोनेशिया वॉज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइस आइलैंड। स्पाइसेस का आइलैंड कहा जाता था इंडोनेशिया को, जिसके डचेज ने पोर्टुगीज़ के ऊपर हमला करके उनसे छीन लिया था और इंडोनेशिया को कॉन्कर कर लिया था।
दे स्टार्टेड या फिर दे इश्यूड गोल्डन कॉइन्स विच आर कॉल्ड पैगोडा कॉइन्स। देखिए मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको कॉइन्स के बारे में बताया था सबसे पहले लेक्चर के अंदर, तब मैंने आपको बोला था कि यूरोपियंस में ऐसा कौन था जिसने गोल्डन कॉइन्स इंट्रोड्यूस करे थे, तो वो कौन थे, डची थे। यहाँ पे भी हमने पढ़ लिया, दे स्टार्टेड इशूड गोल्ड या फिर इशूड गोल्डन कॉइन्स विच वर कॉल्ड पैगोडा, और इन गोल्डन कॉइन्स को क्या कहा जाता था, पैगोडा कहा जाता था। इनकी जो फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे स्थापित हुई हैं, द फैक्ट्रीज 16 एक फैक्ट्री इन्होंने 1627 के अंदर पीपल बंगाल के अंदर करी थी, ठीक है। जो प्रथम फैक्ट्री उन्होंने सेटअप करी थी 1627 के अंदर पीपल बंगाल के अंदर करी थी, और जो सेकंड फैक्ट्री उन्होंने करी थी 1653 के अंदर हुगली के निकट चिंसूरा में करी थी। चिंसूरा के अंदर इन्होंने एक और दूसरी फैक्ट्री सेटअप करी थी चिंसूरा, जो कि हुगली के ही पास है। और गुत्सवास फोर्ट वॉज बिल्ट बाय डचेज इन चिंसूरा। चिंसूरा के अंदर इन्हीं के द्वारा ही गुत्सवेज फोर्ट का भी निर्माण कराया गया था। डचेज मेनली हैव टू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। डचेज की मेनली दो इंडस्ट्रीज थी, मतलब दो ट्रेडिंग, जिनके ऊपर दो मेनली दो चीज़ें थी जिनके ऊपर वो ट्रेड करते थे। दो ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज थी भारत के अंदर। पहली थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, और दूसरा था इंडिगो इंडस्ट्री, नील उद्योग। 1759 के अंदर बैटल ऑफ बेदरा होती है। अब ये दोनों इंडस्ट्रीज थी, तो इसमें ब्रिटिशर्स क्या सोच रहे होते हैं कि हम, क्योंकि उन्हें तो कंपटीशन कम करना था ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स सोचते हैं क्यों ना डचेस को ऊपर हम हमला करते हैं, उनका ट्रेड हत्या लेते हैं और उन्हें भगा देते हैं यहाँ से। तो उन्होंने करा भी वैसा ही। ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ बेदरा हुई किस किस के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में और डचेस के बीच में, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स ने डच को हरा दिया और उनके ट्रेड को हत्या लिया था। इन दिस बैटल ब्रिटिशर्स डिफीटेड डचेज एंड कॉन्कर्ड देयर ट्रेड, एंड आफ्टर दैट डचेज रिटर्न टू नीदरलैंड। और जिसके बाद, ये कब की बात है, 1759 की बात है, ठीक है। 1759 के अंदर बैटल ऑफ बेदरा होती है, जिसमें ब्रिटिशर्स डच के ऊपर अटैक करते हैं, और डच के ऊपर अटैक करने के बाद वह उनसे हरा देते हैं और उनके जो ट्रेड था उसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं, जिसके बाद डचेज अपना वापस पहुंच जाते हैं नीदरलैंड। अब आते हैं अंग्रेज़ों की बारी। डचेस के बाद अंग्रेज आए थे। देखिए जो प्रथम ब्रिटिशर जो आया था वो कैप्टन विलियम हॉकिंस। अगर सी रूट से बात करें, देखिए कंडीशन लिखी है बाय सी रूट, अगर सी रूट से जो प्रथम ब्रिटिशर आया था वो कौन था, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये कहाँ पे आया था, सूरत में आया था। अब कौन से किससे, शिप से। शिप का नाम क्या था, हेक्टर या फिर रेड ड्रैगन कहा जाता था इसके शिप को, कैप्टन विलियम हॉकिंस के। एंड ही केम एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग जेम्स प्रथम। ये रिप्रेजेंटेटिव बन के आया था किसका, किंग जेम्स प्रथम का। और किंग जेम्स प्रथम के बाद ये किंग जेम्स प्रथम ने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन की रिक्वेस्ट करी थी मुगल्स से। उस वक्त मुगल राजा कौन था, जहांगीर। उस वक्त मुगल राजा था जहांगीर। तो जहांगीर के पास आया था ये कैप्टन विलियम हॉकिंस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग जेम्स वन ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू टेक द परमिशन एंड टू सेटअप अ फैक्ट्री। परमिशन लेने आया था एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के पास, ठीक है। मुगल एम्परर से परमिशन लेने आया था। और 1597 या फिर 1599 के अंदर ऐसा कहा जाता है जो सबसे पहले व्यक्ति आया था वो कौन आए थे, जॉन मिंडन हेल नाम के एक व्यक्ति थे जो बाय रोड आए थे 1597 या 99 के आसपास, जॉन मिंडलनैड। और तो जो ये इस वक्त जो मुगल एम्परर कौन था, अकबर मुगल एम्परर था। और मैंने आपको अकबर के मैं पढ़ाया था कि अकबर के कोर्ट में एक व्यक्ति आया था रैल्फ फिंच नाम का एक व्यक्ति आया था अकबर के कोर्ट के अंदर। तो यही माना जाता है कि जो अगर सी रूट की ना पूछे तो जॉन मिंडलहेड और रैल्फ फिंच यही दो व्यक्ति थे जो आए थे। और ब्रिटिश क्राउन, उस वक्त जो ब्रिटिश क्राउन कौन था, वो कौन था, क्वीन एलिजाबेथ टायलर प्रथम। ये उस वक्त ब्रिटिश में शासनकाल कर रही थी रानी। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये जॉन मिंडलहेड और रॉल्फ फिंच क्या करते हैं कि अब जब ये लोग इन्हें मिल जाता है, राइट्स मिल जाता है, तो फिर ये कहते हैं कि एक ग्रुप बनाते हैं मर्चेंट का, एडवेंचर के लिए ग्रुप बनाते हैं। और ये जाते हैं रानी के पास जाते हैं, मतलब ये वापस पहुंच जाते हैं। ये रैल्फ फिंच और जॉन
मिल्टन हेल ये वापस जब जाते हैं ब्रिटेन, अब ब्रिटेन जाने के बाद फिर ये एक ग्रुप बनाते हैं, और ये इस ग्रुप को बनाने के बाद 13 दिसंबर 1600 के अंदर ये रानी से एक मोनोपोली या फिर ट्रेडिंग राइट ले लेते हैं, 15 साल का मोनोपोली ट्रेडिंग राइट ट्रेड करने के लिए वेस्ट या फिर इंडिया के अंदर। और इसी के बाद इसी को क्या कह दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी कह दिया जाता है। ठीक है, हालांकि इसे स्टार्टिंग में 15 साल की मोनोपोली मिली थी, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया जाता है किंग जेम्स प्रथम के द्वारा। हैंस ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म, इसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले ये आए थे, फिर इन्होंने ब्रिटेन के अंदर जाके एक ग्रुप फॉर्म किया, फिर उसके बाद ये कैप्टन विलियम हॉकिंस आए। विलियम हॉकिंस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पर एज बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग जेम्स प्रथम की उन्होंने परमिशन मांगी थी सेटअप करने की फैक्ट्री। ठीक है, उस वक्त कौन था, मुगल एम्परर जहांगीर। देखिए अकबर के बाद ही तो आया जहांगीर, इसीलिए आप पहले ये समझ लीजिए, ये इसका बैकग्राउंड है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट अपना यही है, तो आप पहले इसे समझ लीजिएगा, उसके बाद ये वाला इवेंट हुआ था। ठीक है, एक्चुअल नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एक्चुअल नेम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, और इसके अंदर इनिशियली 270 मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक, जो टेम्परेरी फैक्ट्री थी 1611 के अंदर इन्होंने अपनी टेम्परेरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम के अंदर बनवाई थी, लेकिन डचेस और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई होने के बाद जहांगीर ने इनकी जो ये परमिट दिया था इन्हें ख़त्म कर दिया था। और इसी के बाद फर्स्ट फैक्ट्री जो 1613 के अंदर सेटअप करवाई थी, वो कहाँ पर कराई थी, सूरत में। ब्रिटिशर्स की जो प्रथम फैक्ट्री सेटअप हुई वो सूरत के अंदर सेटअप हुई। 1615 के अंदर एक व्यक्ति आता है टॉमस रो, और ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स प्रथम। अब देखिए जब 1600 के अंदर इन्हें मोनोपोली मिली थी, 1600 से 15 साल तक की मोनोपोली मिली थी, तो 1600 से 1615 तक इनके पास वो रहा था, मोनोपोली थी। पर 1615 के अंदर व्यक्ति ने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बढ़ा दी गई थी अनलिमिटेड टाइम के लिए, किसके द्वारा, किंग जेम्स प्रथम के द्वारा। ठीक है, और इसी में सर टॉमस रो नाम का एक व्यक्ति आया था अजमेर, और 1615 से 1619 तक रहा था अजमेर, मांडू और इलाहाबाद के अंदर, और वह फिर यहाँ पे 4 साल रहने के बाद वापस ब्रिटेन लौट गया था। और टिल 1623 1623 तक ब्रिटिशर्स ने अपनी काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ की स्थापना कर ली थी, जैसे कहाँ पे, सूरत के अंदर, भादौज के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, मछलीपट्टनम के अंदर, आगरा के अंदर, अजमेर के अंदर। ठीक है, इन 1610 Britishers founded Madras city where they constructed Fort सेंट जॉर्ज। 1640 के अंदर सबसे पहली सिटी फाउंड करी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो कौन सी थी, मद्रास सिटी। देखिए 3 पोर्ट्स कहे जाते हैं मेनली, एक हो गया अपना कैलकाटा, दूसरा बॉम्बे और तीसरा मद्रास। इन तीनों में सबसे पहले स्थापित कौन सा हुआ था, मद्रास हुआ था। और यहीं पर उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास के अंदर ही उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज की भी स्थापना कराई थी, या फिर फोर्ट सेंट जॉर्ज भी बनवाया था। और इन 1661 ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स गॉट मैरिड विद पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन ब्रिगेंजा। जो ब्रिटिश का जो प्रिंस था, राजकुमार था चार्ल्स, उससे शादी हो जाती है पोर्टुगीज प्रिंसेस की, कैथरीन ब्रिगेंजा जिसका नाम था। और पोर्टुगीज इस शादी के अंदर एज अ डाउरी किसे दे देते हैं, बॉम्बे को दे देते हैं, प्रिंस चार्ल्स को दे देते हैं। अब भाई प्रिंस चार्ल्स को इसका क्या काम, प्रिंस चार्ल्स कहते हैं भाई 1668 के अंदर प्रिंस चार्ल्स यही जो बॉम्बे उन्हें दहेज में मिला था, डाउरी में मिला था, इसी बॉम्बे को वो दे देते हैं किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऑन अ रेंट ऑफ 10 पाउंड्स पर ईयर। मात्र मिनिमल रेंट्स पे वो 10 पाउंड पर ईयर के रेंट पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। और 1669 से 1677 तक जो गेरोल्ड एंगियार फाउंडेड मॉडर्न मुंबई सिटी या फिर बॉम्बे सिटी। 1669 में ये मिल चुका है बॉम्बे अब इन लोगों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो 1669 से 1677 के अंदर गेरोल्ड एंगियार नाम का एक व्यक्ति रहता है जो मॉडर्न बॉम्बे सिटी की या फिर मॉडर्न मुंबई सिटी की स्थापना करता है। देखिए मद्रास बन चुका है, अब बॉम्बे बन चुका है, अब कौन सा बचता है, कैलीकट बचता है।
इन 1687 ब्रिटिशर शिफ्टेड देयर हेडक्वार्टर फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे। पहले उनका हेडक्वार्टर सूरत में था, उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बॉम्बे शिफ्ट कर लिया। इन 1690 इब्राहिम खान इनवाइटेड ब्रिटिशर्स टू बंगाल। अब देखिए इब्राहिम खान कौन था? इब्राहिम खान था वो सूबेदार था बंगाल का, ही वॉज अ सूबेदार ऑफ बंगाल। और उस वक्त मुगल एम्परर कौन था? औरंगजेब, यानी औरंगजेब के का ही एक सूबा था बंगाल, उसका सूबेदार कौन था? इब्राहिम खान। इब्राहिम खान इनवाइट करता है ब्रिटिशर्स को बंगाल के अंदर, ठीक है। और इन 1690 जॉब चेरनॉक इनवाइट करता है, वो वहीं पर ट्रेडिंग यूनिट्स वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह लगा ली जाती हैं उसके ब्रिटिशर्स के द्वारा। इन 1690 जॉब चेरनॉक इस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री इन सुतनती। जो जो जॉब चेरनॉक होता है वो एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लेता है सुतनती के अंदर। सुतनती के अंदर वह एक फैक्ट्री सेटअप कर लेता है, जो कहाँ पे थी? बंगाल के अंदर ही थी, ठीक है। सुतनती के अंदर वो फैक्ट्री सेटअप कर लेते हैं जॉब चेरनॉक। और 1696 के अंदर बंगाल का सूबेदार जो होता है, जो 1690 में सूबेदार था इब्राहिम खान, 1696 में बंगाल का सूबेदार अजीमुत शान होता है। अब ये अजीमुत शान कौन था? देखिए मैंने आपको बताया था कि 4 भाई थे जिनके बीच में वॉर लड़ी गई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। अजीमुत शान, हाँ देखिए, जो बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे, जहांदर शाह, रफीकुशान, अजीमुशान और जहान शाह, जिसके अंदर से हालांकि जहांदर शाह ने इन सब लोगों को हरा के राजा बन गया था। किस नाम से? जहांदर शाह, ठीक है, जहांदर शाह बन गया था राजा। तो इसी का जो भाई हुआ था अजीमुत शाह, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं औरंगजेब का पौत्र, क्योंकि इससे पहले औरंगजेब रहा था। औरंगजेब के बाद जो राजा आया बहादुर शाह प्रथम आया, बहादुर शाह का ही बेटा था अजीमुत शाह। तो फिर औरंगजेब का जो पौत्र हुआ करता था कौन? अजीमुत शाह। और इस अजीमुत शाह ने क्या गिफ्ट दे दिया था ब्रिटिशर्स को? 3 गांव तोहफे में दिए थे ब्रिटिशर्स को। कौन कौन से? सुतनती, गोविंदपुर और कलिकता। तो सुतनती, गोविंदपुर और कालीकता, ये 3 गांव दे दिए थे ब्रिटिशर्स को अजीमुत शाह के द्वारा या फिर बंगाल के सूबेदार के द्वारा। इन 1697 से 1698 के बीच में, अब जब इन्हें ये मिल चुके हैं, 1696 के अंदर इन्हें गिफ्ट मिला, 1697 में इन्होंने इन तीनों के ऊपर ही एक गांव की स्थापना कर दी थी। ब्रिटिशर्स फाउंडेड कैलीकट सिटी ऑन दीज 3 विलेजेस एंड हेयर ब्रिटिशर्स बिल्ट फोर्ट विलियम। और इसके अंदर इन्होंने फोर्ट विलियम की भी स्थापना कर दी थी, यहीं पर इन्होंने फोर्ट विलियम भी बनवाया था। 1717 फारुखशियार गेव, जिसे घृणित कायर भी कहा जाता है फारुखशियार को, इसने गोल्डन डिग्री या फिर द गोल्डन ऑर्डिनेंस पास कर दिया था, जिसके थ्रू वो करमुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया था। किसे? ब्रिटिशर्स को। बंगाल के अंदर, वो बंगाल के अंदर करमुक्त व्यापार कर सकते थे। इस इवेंट को सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि इसी इवेंट के बाद ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी बंगाल के अंदर ट्रेड वगैरह करने के लिए। आगे इस गोल्डन ऑर्डिनेंस का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है। यही गोल्डन ऑर्डिनेंस की वो लोग फोटोकॉपी करा के, फोटोकॉपी हालांकि कह सकते हैं, पर मतलब इसी गोल्डन ऑर्डिनेंस को वो आगे पास करते रहते थे कि दूसरे ट्रेडिंग यूनिट से को दे देते थे और उन्हीं से रुपए लेते रहते थे कि अगर तुम्हें ट्रेड करना है तो यहाँ पे करो। तो ये सब अब बाद में पढ़ेंगे। तो 1717 के अंदर फारुखशियार गेव ब्रिटिशर्स द गोल्डन ऑर्डिनेंस। मैं आपको बता ही चुका हूँ क्यों दिया था, काफ़ी खुश हो गया था, पैर में फोड़ा था, पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर दी, ये वो सब आप देख लेना पहले। अब देखिए डेन्स या फिर डेनिश, उसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स के बाद डेन्स आते हैं या फिर डेनिश। ये कहाँ से? डेनमार्क को ही हम लोग डेन्स कहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम। इन 1616 डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश। 1616 के अंदर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और बड़े शांत एकदम गैया जैसे लोग थे, बहुत एकदम सीधे साधे लोग थे। इन्होंने एकदम शांति से व्यापार करा, न लड़ाई करी न दंगा करा। 1616 के अंदर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड। इन 1620 दे इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन ट्रेंकोबार, केरला। इन्होंने 1620 के अंदर ट्रेंकोबार, जो कि केरला में है, वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करी। 1676 के अंदर इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई, कहाँ पे? शेरमपुर, जो कि बंगाल के अंदर है। और इनके 2 ट्रेड्स थे,
मेनली इनके दो ट्रेड से, पहला था ट्रेड ऑफ टी, चाय का व्यापार करते थे ये लोग, और दूसरा था ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ व्यापार करते थे। तो इन 1845 इन्होंने 1845 के अंदर अपनी स्वेच्छा से दे सोल्ड देयर ट्रेड टू ब्रिटिशर्स एंड रिटर्न टू डेनमार्क, अंग्रेजों को इन्होंने अपना सारा का सारा व्यापार बेच दिया और वह वापस लौट गए कहाँ पर, डेनमार्क। ठीक है, तो डेन्स में से कोई खास ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, पर देखिए जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे हुई थी, ट्रेवनकोर के अंदर, केरला के अंदर। ठीक, हालांकि सेकंड फैक्ट्री वगैरह लर्न कर लीजिए, पूछा वैसे जा नहीं सकता, लेकिन दो ट्रेडिंग यूनिट्स किसके ऊपर ट्रेड करते थे वो आपको पता होनी चाहिए, ट्रेड ऑफ टी, ट्रेड विद चाइना। अब इसके बाद फ्रांसीसी लोग आते हैं, फ्रेंच आते हैं। इन 1664 फर्स्ट फ्रेंच मैन वॉज कोलबर्ट। ये 1664 के अंदर कोलबर्ट नाम का एक व्यक्ति आया था जो कि मिनिस्टर था किसका, किंग लुई 14 का, किंग लुई 14 का मिनिस्टर था, फ्रांस से आया था, जो कि फ्रांस का राजा था किंग लुई 14, उसका ही एक मिनिस्टर था कोलबर्ट, वो आया था फर्स्ट फ्रेंचमैन। इन 1664 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टेबलाइज्ड। 1664 के अंदर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, और 1668 के अंदर जो प्रथम फैक्ट्री लगाई गई थी फ्रेंच के द्वारा वो कहाँ लगाई गई थी, सूरत के अंदर। ठीक, 1672 के अंदर एक फ्रेंच गवर्नर आया था। अब देखिए कंपनी की स्थापना होगी फिर गवर्नर आने लगते हैं। फ्रेंच गवर्नर जो आया था, फ्रांसीसी गवर्नर जो आया था वो कौन था, फ्रांसिस मार्टिन। यही व्यक्ति कौन था, फ्रांसिस मार्टिन, और इसी ने अटैक करा था शेर खान लोदी पर, और उस पर अटैक करने के बाद उसने अक्वायर कर लिया था या कॉन्कर कर लिया था पुडुचेरी को, पुडुचेरी, यही आगे जाके पौंडुचेरी नाम से फेमस होती है। ठीक, पुडुचेरी को पुडुचेरी नाम का एक विलेज था, उसके ऊपर इसने फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान लोदी के ऊपर हमला करके पुडुचेरी को ऑब्टेन कर लिया था। इन 1674 ही मेड पुडुचेरी द कैपिटल ऑफ फ्रेंच। इन्होंने, किसने, फ्रांसिस मार्टिन ने कैपिटल बना दी थी पुडुचेरी को फ्रेंच की 1674 के अंदर। 1672 के अंदर उसने हमला करा था, 1674 के अंदर उसने पुडुचेरी को कैपिटल बना दी थी। 1690 से 92 तक चंद्रनगर, बंगाल, चंद्रनगर 1690 से 92 तक चंद्रनगर नाम का एक शहर था, उसकी स्थापना करी गई थी बंगाल के अंदर। और इन 1693 डचेस अटैक्ड पुडुचेरी। इन दिस अटैक डचेस डिफीटेड फ्रेंच एंड कॉन्कर्ड पुडुचेरी। अब देखिए 1693 के अंदर इसी के चंद्रनगर की स्थापना के एक साल बाद ही डचेस ने हमला कर दिया था पुडुचेरी पे या फिर पौंडुचेरी पे, और उस पर हमला करने के बाद उन्होंने, हालांकि पुडुचेरी तो किसके, फ्रेंच के अधिकार में था ना, अभी आपने पढ़ा, फ्रांसिस मार्टिन ने पुडुचेरी को छीन लिया था किससे, शेर खान लोधी से। लेकिन ये डच पीपल जो होते हैं, डच पीपल ने हमला किया था, डचेस ने हमला किया था फ्रेंच के ऊपर 1693 के अंदर, और उनसे पुडुचेरी को छीन लिया था। तो फिर 1693 से 1697 तक 4 साल तक पुडुचेरी किसके अधिकार में रहा था, किसके अधिकार में रहा था, डचेस के अधिकार में रहा था। और 1697 के बाद एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ रिजविक। इस ट्रीटी के तहत उन्होंने किसने, डचेस ने पुडुचेरी वापस दे दिया गया था फ्रेंच को। 1697 के अंदर कैपिटल ऑफ फ्रेंच वॉज अगेन पुडुचेरी, और 1697 में जब ट्रीटी ऑफ रिजविक हुई जिसके अधीन उन्हें वो मिल गया था, पुडुचेरी वापस मिल गया था। तो इसी पुडुचेरी को वापस मिलने के बाद 1697 के अंदर फिर से फ्रेंच की जो कैपिटल बना दी गई थी वो क्या बना दी गई थी, पौंडुचेरी ही बना दी गई थी। तो यहाँ पे अपने जो होता है एडवेंट ऑफ द यूरोपियन स्टार्ट होता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए थोड़ा ज़्यादा लर्न करने वाला सिस्टम था, तो आपको ये सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। आपको मोस्टली ध्यान रखना है किस किस के ऊपर, प्रथम फैक्ट्री कहाँ सेटअप हुई, कौन आया सबसे पहले, और किसी का मेन योगदान, जैसे कि अल्फांसो दी एल्बुकर्क हो गया अपना, पेड्रो एल्बरेज कैब्राल ने जो हमला करा था वो भी, ये सब कुछ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो दी एल्बुकर्क बता ही दिए हैं। सबके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, नॉर्मल और कॉन्टिन्यूस रिवीजन से सब कुछ हो जाएगा याद। थैंक यू।